नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है डॉक्टर प्रेमलता जसवाल द्वारा लिखित कहानी प्रेम पुष्प। मैं समझती हूँ प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक लंबी कहानी या एक मोटा सा उपन्यास होता है, रोचक सा। परंतु कई कई ये कहानियां या उपन्यास ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जितना पढ़ने समझने की कोशिश करो उनमें और ही और उलझते जाओ। ये रहस्य इतने रोचक क्यों होते हैं कि इन्हें जाने बिना, उन्हें समझे बिना मन को चैन भी तो नहीं पड़ता। अब सुरती भाभी को ही ले लो, कितनी रहस्यात्मक जिंदगी जी रही है, परंतु एक खुली किताब की तरह जिसका जो जी चाहे अपने ही ढंग से पढ़े और समझे। वह कभी नहीं कहेगी कि नहीं भाई, मेरे जीवन का अभिप्राय यह नहीं। जो तुम कह रहे हो यह तो पढ़ने वाले की मानसिकता का उत्थान या पतन ही समझो कि वह उसे किस दृष्टि से देख पाता है। वरना सुरती भाभी उच्च खानदान में जन्मी पाली, फिर उच्च खानदान में ब्याही गई। क्या इन्हीं बेगारों के सहारे जीवन यापन करने को इस संसार में आई थी? जब भी देखा मैंने उसे किसी न किसी का काम करते ही देखा। जिससे भी 4 पैसे की आमदन होती उसी काम को करने में वह जुट जाती। अब तो कई वर्षों से मैं उसे निरंतर दरियां बुनते हुए देख रही हूँ, या फिर बुनाई के स्वेटर बुनते, क्योंकि आंखों की क्षीण पड़ती जा रही रोशनी अब कशीदाकारी की अनुमति जो नहीं देती। अब मैं पीहर आई हुई हूँ तो भाभी से न मिलूं, यह भी कैसे संभव था? उसका प्यार मुझे बरबस उस तक ले जाता। फिर छुटपन से ही मैं उसे चाहती थी। मेरी सहेली कम्मों की सौतेली माँ जो थी वह, पर न जाने क्यों उसे मिले बिना मुझे चैन ही न मिलता था। उम्र के साथ कई तरह के अंतर होते हुए भी हम में एक रिश्ता कैसे पनपा क्या कहूँ। मेरी सहेली कम्मों का दरगाह नरुलेशाह के पास बना। वह 2 मंजिला किलानुमा घर पूरी वीरांगी समेटे रहता। उनमें बसने वाले देखने व बरतने बसूरने में भी अच्छे भले थे, आम लोगों की तरह ही, परंतु मैं तो कहूंगी कि जनसाधारण से कुछ ऊंचे स्तर के और वणिक परिवार से संबंधित थे ही। लाल ज्वाला प्रसाद जब झक से सफेद कुर्ते पजामे पर काली वास्कट पहनकर सिर पर काली टोपी धर गांव की चौपाल की ओर चांदी की मूठ जड़ी चमचमाती काली छड़ी टेकते हुए आते, तो उस छड़ी की टक का टक स्वयं ही बामुलाहिजा बाअदब होशियार का ऐलान करती जाती। अनायास ही उनका आदर करने को सबका जी चाहता। लालाजी का सौम्य व्यक्तित्व विनम्रता से परिपूर्ण उज्ज्वल प्रतीत होता था, ठीक उनके पहरावे के अनुरूप। फिर कभी किसी ने आज तक उनके अभद्र आचार व्यवहार की क्या कभी झलक तक भी पाई थी? यही दिखता था कि लालाजी की नम्रता गांव में एक उदाहरण है। वह तो न जाने क्या प्रकृति का खेल समझो या फिर उनके अपने कर्मों का मेल, कि उस झक उजाले में कहीं न कहीं भीतर गहरा अंधेरा अवश्य होगा। नहीं तो चौपाल की तरफ जाते लालाजी की और घर की सेहन में बैठकर हुक्के पर कैश भरते लालाजी की रूहें अलग अलग होंगी ही, जो पल प्रतिपल जामा बदल लेती। उस सुंदर नक्काशीदार सदर दरवाजे की चौखट पार करते ही न जाने कहां से भूतः खामोशी की स्पष्ट छाप वहां की हवा में फैल जाती। वह बड़ी हवेली इतनी खौफनाक क्यों थी? एक सहमा सहमा वातावरण, घुटी घुटी हवा, कहीं कोई भेद अवश्य लिए थी। नहीं तो लालाजी की मुस्कुराहट इतनी मधुर होते हुए यहाँ पर आते ही विषाक्त क्यों हो जाती है? लालाजी का बेटा हरिराम जब देखो माथे पर लंबी लंबी लकीरें जो भवों के समानांतर सी होती जा रही थी, सदैव माथे पर धारे रहता। आंखों में कैसा आक्रोश था उसकी कि सामने पड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमा में सिमटने की कोशिश करता। एक डर खामखा ही छा जाता था सामने पड़ने वाले व्यक्ति पर यह हरी भैया करता क्या है? मैं हर बार सोचकर ही रह जाती। कभी हिम्मत न कर पाई अपनी सहेली कम्मों से जान पाने की, जिसका कि वह पिता था। पिता तो हम सभी बच्चों के थे, परंतु हव्वा नहीं। जैसा कि ये कम्मों का पिता, जब देखो तीवड़ी पूरा माथा घेरे रहती। कम्मों हमसे बार बार कहती थी तो हम उसके घर स्टापू खेलने चले जाते। नहीं तो हमारी गली में क्या कमी थी खेल या खिलाड़ियों की? परंतु यहाँ तो चौंतरा चढ़ते ही कम्मों के पिता से पहले उसकी बुआ से साक्षात्कार होता। बुआ जो अपना नाम तक खो बैठी थी। क्या हुआ था बुआ को, जो इन लोगों ने उसे बाहर के कमरे में मानो कैद कर रखा था? अकेली पड़ी रहती, कभी टूटी सी खाट पर तो कभी जमीन पर बिछी बोरी पर। महीने 2 महीने में एक बार नाई आता, उसके सिर के सारे बाल उतार जाता। वह दंजी बेसहूर औरत कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती थी। उस पर उसकी नेवले सी कठोर आंखें, जिन्हें सह पाना मेरे तो बूते के एकदम बाहर था। जिस कमरे में बुआ को रखा गया था उसके बगल में एक तरफ रसोई थी और दूसरी तरफ कुआं, जिसकी एक चक्री तो बाहर की तरफ लकड़ी की शहतीरी पर लगाई गई थी। वहां से गली के अन्य लोग अपनी जरूरत का पानी निकालते और हवेली का पानी निकालने के लिए रसोई की दीवार में से ही आलानुमा रास्ता बना रखा था।
उसमें से आसानी से एक बड़ी बाल्टी से पानी निकाला जा सके। यहीं से सारे घर की जरूरत का पानी निकाला जाता। घर की औरतें कुएं तक पानी लेने भी न जाती थी। बुआ का बिस्तर कब धुला होगा कौन जाने, हमने तो उसके कपड़े भी कभी धुले न देखे थे। मैल में ही गुड़च्चे होकर फट जाते तो नए आ जाते। धोए कौन, बुआ फिर मैले कर देगी। उसे कहीं सहूर थोड़ा था। फिर अपनेपन का एहसास तो यहाँ की दहलीज चढ़ते ही मिट जाता था। बुआ विक्षिप्त थी, अपना आप ही न संभाल पाती, तो कोई दूसरा इस माहौल में कैसे उसका ध्यान रखता। न जाने ऐसा क्या था भूता जो अजनबीपन का राज्य स्थापित किया था। हम बड़ी मुश्किल से कम्मों के साथ टापू की एक दो बाजी खेलकर अपने घर की ओर भागते थे। आखिर उस रहस्य की टूटी जुड़ी कड़ी एक दिन हाथ लगी, क्योंकि उन दिनों गांव की चौपाल बड़ी गर्मा गर्म सरगर्मियां लिए थी। 4 बेटियों के रंडुए बाप हरी राम की शादी की तिथि जो निश्चित हुई थी। चर्चे शादी के ही होते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, क्योंकि उन दिनों भाजी बिरादरी के परिवार शादी वाले घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं होते, जिसमें मुंह छोड़ या भरपेट लड्डू खिलाने का रिवाज था। परंतु यहाँ तो लोगों की मानसिकता किसी अनहोनी की घटना में चिंतित दिखाई पड़ रही थी। देखो जी, लालाजी ने तो अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। इन भय मिश्रित व्यंग्य वाक्यों का कारण क्या हो सकता था। शायद कम्मो व उसकी बहनों की चिंता से दुखी थे गांव के लोग, परंतु उन बेचारियों का तो कोई नाम धाम ही न लेता। वर्ष भर पहले उनके प्रति लोगों की भरपूर सहानुभूति मैंने देखी थी। जब कम्मो की सबसे छोटी बहन पैदा हुई तो 40 में ही उसकी माँ चल बसी थी। तब न जाने क्यों कम्मो व उसकी बहनों के सिर के बालों की सफाई करवा दी गई थी, ठीक बुआ की तरह। तब एक बार की तो मैं भीतर तक कांप रही थी कि अब ये लोग कम्मो, नेमो व उम्मी को टी बुआ की तरह अलग अलग कमरों में बंद कर देंगे। हवेली में कमरे जो बहुत थे, पर बुआ की तो अम्मा भी थी, कम्मो की दादी, फिर उसका सिर क्यों मुंडवा देते हैं। मेरी चिंता अधिक दिन न रही, क्योंकि कुछ ही दिन बाद कम्मो नेमो ने स्कूल आना शुरू कर दिया था। यही नहीं, हमारी कक्षा के सभी बच्चों ने गंजी चके मंजी, टटीरी चके बाण, साहसियां की बच्ची मर गई, चल गंजी मकाड़ कहकर उसे चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था। उसे चिढ़ाना मुझे एक बार तो बुरा लगा, परंतु फिर मैं भी उसी सामूहिक गान में जब तब शामिल हो जाती थी। क्यों, मैं नहीं जानती। कम्मो अपनी मैली सी चुनरी से अपना गंजा सिर ढांपती पहले तो थोड़ा खिसियाई थी, थोड़ा क्या बहुत मानो, अब रोई कि अभी रोई, परंतु बाद में तो वह गंजी उपनाम सुनने की आदि ही गई थी। बाल आ जाने पर भी हम लोग उसे ए गंजी ही कहा करते। परंतु उन दिनों चौपाल की गर्म बहसों में कम्मो या छोड़ियां नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत थी। लोग कहते ये लालाजी नहीं डरते किसी पीर वीर से, तो यह पीर क्या कहता है। जिज्ञासा और बढ़ती गई थी मेरी। पता चला कि किसी समय लालाजी की हवेली वहां थी जहां अब उनका बैल खाना है। हवेली क्या, घर ही था। घर चाहे छोटा था, परंतु किसी प्रकार की कमी न थी। गाय, बैल, घोड़ी सब कुछ था लालाजी के पास। वहीं घर के दक्षिण की तरफ थोड़ा खाली मैदान था। फिर एक मस्जिद थी और घर के बराबर में पूर्व की ओर पीर नरुले शाह की मजार थी, जहां हर वीरवार की श्रद्धालु लोग दिया जलाते व कभी कभी देग भी चढ़ाते। पार्टीशन के समय का लाभ उठाकर लालाजी ने मजार को उखड़वा मस्जिद के बराबर बनवा दिया और उसके स्थान पर अपना नक्काशीदार सदर दरवाजा बनवा उसके आगे वाले मैदान पर ऊंचा चौंतरा बनवा दिया। हवेली का 2 मंजिल भाग मजार के पीछे पुराने घर के बराबर में बनवा दिया। गांव के लोगों ने उन्हें तब बहुत समझाया था कि पीरों पैगंबरों के स्थान पर हाथ न डालें, परंतु लालाजी न माने। उन्होंने तो उस समय देश छोड़ गए मुसलमानों के इस खाली हुए गांव का भरपूर लाभ उठाया था। पीर की मजार उखड़वाई, कहीं से नए बनते मकानों की ईंटें उठवाई जो यहाँ से जाने वाले मुसलमान छोड़ गए थे, और अपना हवेली नुमा घर सजा लिया। तभी से पीर का कोप पूरे परिवार पर था। जवान बेटी पागल हो गई। इकलौता बेटा पहले तो ठीक था, परंतु लगातार 4 बेटियों का बाप बनकर वह भी अर्ध विक्षिप्त सा हो गया। चौथी बेटी के समय तो घर की देहरी भी बदली थी। कम्मो की माँ को पीहर भेजा गया था, परंतु वहां जाकर भी लाल कहाँ मिला। एक और पत्थर आ पड़ा। तभी तो लालाजी ने उसका नाम पर्वत रखा था। अब पर्वत भी भला कोई नाम होता है, तो दादी ने उसका नाम कैलासो रख दिया। लोगों की चिंता यह न थी कि पर्वत सी 4 बेटियों का क्या होगा। चिंता मात्र यही थी कि लालाजी को पीर ने उनकी करने की सजा दी थी। तभी उनकी बेटी पागल हो गई और बेटा पुत्र सुख से वंचित रहा। अब शायद यह और भी बुरा होगा यदि हरि की दूसरी शादी हो गई। हो सकता है पीर का कोप उस दहलीज को पार कर गांव की ओर मुखरित हो जाए, परंतु लालाजी के मुंह पर कौन कहे। यदि बसेसर उन्हें ऐसा न करने को कहता तो शायद लालाजी मंद मंद मुस्काते हुए उसे कुछ ऐसा कह जाते
जिसका मतलब यही होता कि नजदीकी बाबे पोता होने के कारण वही उनकी विस्तृत संपत्ति का अधिकारी बनाना चाहता है। वे क्या अपनी वंश बेल के लिए ही ये सब नहीं कर रहे? लाला जी का कोई सगा भाई भी तो ना था। उनके बाबे पोते में से थे बसेसर, इस्सर व धनीराम, और कौन जाने नए प्राणी के पांव में ही शोहरत लिखी। ये सुनसान सी हवेली शायद फिर से गुंजारने लगे। फिर दादी ने पीर की मजार पाए। माथा रगड़ना भी तो कब से शुरू कर रखा था। प्रत्येक वीरवार को मीठा दलिया बांटते व तेल का दीपक जलाते दादी को बरसों बीत गए थे। हो सकता है पीर बाबा का क्रोध कुछ शांत हुआ हो। देखा था दलिया चढ़ाते हुए दादी 7-7 बार जमीन पर नाक से लकीरें खींचती थी। आखिर कुछ तो होना था उसका। किसके लिए खींचती थी वह नाक से लकीरें? अपने पोते का मुंह देखने के लिए ही ना। अब यदि हरी की शादी न करती तो किस आस पर पीर की मजार पर दीपक जलाती? हम तो हर वीरवार को उसका चढ़ाया दलिया खाने मजार पर पहुंच जाते थे। नहीं तो गांव में जब कभी किसी की बाल्टी बार बार कुएं में गिरती तो उसे कांटे की मदद से बाहर निकालने से पहले मन्नत मानते कि ख्वाजे पीर हमारी बाल्टी दिला दे, तेरा दलिया चढ़ाएंगे। तब कहीं मीठा दलिया कुएं पे चढ़ता था। हम बच्चों को बड़ी खुशी होती जब भी किसी की बाल्टी कुएं में गिरती थी, पर ऐसा मौका कभी कभार ही आता था। यह वीरवार का दादी का दलिया तो पक्का था, मानो बंधा बंधाया। यह भी छूट जाता तो हम बच्चे तो उसका स्वाद ही भूल जाते। फिर पीर की मजार पत्थर की ही सही, दिलों की फरियाद तो सुनती थी। गांव के सभी लोगों की मनौतियां यहाँ पूरी होती रही। फिर दादी की नाक रगड़ाई क्यों व्यर्थ जाती। एक सहमे सहमे माहौल में हरी की शादी हो गई। कम्मों की सभी बुआ आई थी, नहीं आई तो बरवाले वाली उसे न्योता ही नहीं था। न्योते भी क्यों उसे? उसके पति ने जमीन के लिए मुकदमा जो किया था इन लोगों पर। ऐनी सेवा लड़ी कर अम्मा बन्ना बार खड़ा। ऐनी अपनी बनों के चावे बन्ना बार खड़ा। सेवा लड़ी करके माँ ने आरती तो बन्नी बनने की उतारी थी, पर बनने के चाव उसकी मुखाकृति से झलकते किसी ने न देखे थे। हरिराम की बहू सुंदर, सलीके वाली व कमाऊ थी। दहेज में उसके हाथ की बनी झिलमिलाती बंधनवारें, बेल बूटों की दरियां, कशीदाकारी की चद्दरें व बड़ा ही बुनाई सिलाई का सामान था। इस पर बहू की सुंदरता गांव की चर्चा का खास विषय बन गई थी। उस कोमलांगन को क्या तब पता था कि 4 बेटियों की माँ वह आते ही बन गई है, जिन्हें उसकी सौत छोड़कर चल बसी थी। क्या कह सकते थे हम, क्योंकि नेग जोग के समय कमो व उसकी बहनों को एक अलग कमरे में बंद रखा गया था। तो क्या सुरती भाभी के पीहर वालों ने सदर दरवाजे की शान शौकत ही देखी थी, या हरीराम को इकलौता वारिस जानकर अपनी बेटी दी थी कि हवेली में राज करेगी? क्या वे इस हवेली के भूतहे राजा से परिचित न थे? वह खामोशी, वह दहशत, चुप्पी साधे सांसा करता माहौल वे नहीं जानते थे? अब लालाजी आर्थिक तौर पर भी इतने समृद्ध कहाँ रह गए थे? जब से हरिराम 4 बेटियों के लगातार हो जाने से बौखलाया सा रहने लगा था। जमीन भी बंजर बनती जा रही थी। जमीन तो मेहनत की होती है। मेहनत हरिराम क्यों करता? किसके लिए जोड़ता वह अपनी मेहनत की कमाई? परंतु अब तो निठल्ले बैठकर सोचते रहने की आदत ही हो गई है। नहीं तो सुरती उसकी आशा को उत्साहित कर सकती थी, परंतु आदतन निकम्मा आदमी घर में सुंदर कचनार सी कोमल दुल्हन के होते खेतों की खाक छानने क्यों जाए? उस वीरान सी हवेली का एक अंतरंग चमड़ा अब दिन रात रंग रल्लियों से चहकने लगा, और थकी हारी सुरती कम्मो निम्मों से अपना बदन दबवाती, दिन में उनसे पंख झलवा कर सोती थी। लोगों में ऐसी सुनने को मिल जाती, लेकिन कौन जाने यह सब सुरती करवाती भी थी या फिर सौतमा समझकर लोग यूं ही किस्से कहानियां जोड़ते रहते थे। हाँ, इतना अवश्य था कि सुरती के एक बाद एक 3 बेटे पैदा हुए, जिनके जन्म पर दादी ने पीर की मजार पर मीठी देग चढ़ाई थी। खाते खाते कुएं भी खाली हो जाते हैं। फिर यहाँ कौन सा कारू का खजाना था जो भरा रहता? हरी का घर में पड़े रहना जहां उसे कमजोर करता गया, वह खेती को बैठाता गया। वहां घर की खर्चदारी की चिंता में लालाजी भी निरंतर क्षीण होते गए। अब क्या कमेरी बहू कहाँ हाथ फैलाती? अपने हुनर को काम में लाने के लिए उसने सावन में लालाजी से राखियां बनाने का सामान मंगवाया। सुंदर सुंदर राखियां बनाकर चारपाई पर सजा दी थी बेचने के लिए। इससे कुछ कमाई तो हुई, लेकिन इज्जत का जो भांडा फूटा वह क्या कम था। लोग कहते न थकते कि बेशर्म लोगाई है, मुंह उघाड़े बैठ जाती है। बाजार लगाकर बड़ा अपने रूप जोबन का गुमान है। राखियों का तो नाम ही नाम है। लालाजी को क्या कमी पड़ी है जो इससे दुकानदारी करवाते हैं? और इसकी भनक लालाजी के कानों में पड़ गई। पड़ती भी क्यों ना, लोग बोलते ही ऐसे थे कि दूर पार तक सुनाई पड़े। और उन्होंने बहू को गली में चारपाई बिछा कर राखियां बेचने की मनाही कर दी। अब सदर दरवाजा पार करके बेहड़े में जो राखियां लेने आता, उसे कई जोड़ी बौखलाई बौखलाई आंखों का सामना करना पड़ता।
जिनमें लाला जी, बुआ और हरीराम की आंखें विशेष थी। फिर क्या, आमदन भी गिनती के खास खास लोगों तक ही सीमित रह गई। पर मरती क्या न करती, जो आए सो ही भला। सुरती जैसा समय होता कभी चूड़ियां, कभी खिलौने, कभी राखियां या ऐसा ही सामान शहर से लाकर यथासंभव बेचती रहती थी। उधर हरिराम की सेहत निरंतर गिरती गई। 4 लड़कियां, ऊपर तली के 3 लड़के खाने को तो मांगते ही थे, मुंह पेट तो सबको दिए थे भगवान ने। फिर लड़कियां चाहे सौत की ही क्यों ना हो, अब तो उनकी भी वही माँ थी, सौतेली ही सही। उसी ने उनकी डोलियां भी उठवानी थी। हरिराम भी कब तक खरैती अस्पताल की दवा पर रहता। उसका शहर के डॉक्टर से इलाज चला। घर की दिन दिन गिरती आर्थिक दशा, बेटियों का क्षण क्षण बढ़ता बोझ, पति की लंबी बीमारी ने उस कोमलांगना को झकझोर के रख दिया। दिन रात वह पैसा कमाने की कोशिश में लगी रहती, जहां तक हो सकता अपना दामन बचाते हुए। परंतु यह सब कर पाना क्या इतना आसान था, जितना कि लोगों द्वारा मात्र उसके बारे में कोई भी बात बना देना। जो बातें उसके बारे में अक्सर उड़ाई जाती, उनमें जालिम है जब देखो यतीम सी बेटियों को डांटती फटकारती है, जादूगरनी है घर के मर्दों पर तो जादू कर ही रखा है, और तो और सास भी नहीं बोल पाती, न जाने इसने क्या तावीज खोल पिलाए हैं। सभी को मजाल है कि कोई बोले, लेकिन कौन समझाए लोगों को कि यदि इन लड़कियों की सगी माँ भी होती, वह भी उन्हें डांटती ही। काम जो सिखाना होता है, बेटी की जात कुछ नहीं सीखेगी तो अगले घर जाकर ना जाने क्या क्या करना सहन पड़े। तभी तो गांव भर की माएं हर समय इसी की भूमिका बांधती सी जान पड़ती है। बात बात पर बेटियों को पराए घर का भय दिखाया जाता है। सुरती यदि काम सहूर सिखाते अपनी सौत की बेटियों को डांटती थी, तो इसमें लोगों को बुरा क्यों लगता। वह भी इस घर में आकर कहाँ किसी सुख के हिंडोले में झूल रही थी, जो उसे कभी खींच ही ना आनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का सामना यदि कम्मो निम्मों की माँ को करना पड़ता, तो वो शायद इससे भी ज्यादा क्रोधी स्वभाव की हो जाती। सूरती तो फिर भी खुद को किसी न किसी कमाई के साधन में लगा कर दो पैसे कमाने के काम उलझाए रखती है। दिन भर अपनी 4 दीवारी में ही सिमटी रहती है, न कहीं जाना, न किसी से बेमतलब बतियाना। कोई आ जाए तो हंसकर बात कर लेती, नहीं तो हवेली में सभी रहने वालों के चेहरों पर विचित्रता ही छाई रहती थी। अपनी माएं चाहे डांटे चाहे पीटें या समझाएं, न बेटी बुरा मानती है न लोग। पर यहाँ तो बात ही दूसरी पड़ गई थी। इन्हीं अभावों में एक दिन हरिराम चल बसा। अब सुरती भाभी का क्या होगा, कैसे काटेगी अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी, इसकी किसे परवाह थी। लोगों को तो नए नए किस्से कहानियां गढ़ने का सामान मिल गया था। टायन है, जादूगरनी खसम को 6 ही वर्षों में खा गई। जी, अति सुंदरता मर्द के लिए श्राप बन जाती है। दम गोला था हरी के, सो ले बैठा उसे। इस औरत ने अपनी आजादी पर रोक लगाकर सेवा की होती उसकी, तो वह ठीक हो जाता। पर यह तो और बैठे थी सज धज के बाजार लगाकर। बस न चले था उसका, बस चुप्पी ही साधे ली उसने तो। जब से शादी हुई किसी ने किसी से बतियाते सुना हरिये को, न जाने इसने क्या किया उसे। भाई बिरादरी से भी गया, न उठना न बैठना। हाँ भाई, है तो जादूगरनी पक्की। नहीं, ओ लाला जी न रोकते उसे इन कामों से। गांव में तो छड़ी का बड़ा रोप झाड़ते चलते हैं, एक बहू ही ना बस में कर सके। बहू क्या बस में करते लाला जी, यहाँ तो बहू ने ही सारे घर वालों को नकेल डाल रखी थी। जिसे चाहा जो चाहा अपनी मर्जी मुताबिक कर लिया। कौन बोल सकता था उसके आगे मैं कहूँ जादू किया, हो गया, वगैरह वगैरह। कौन जाने कोई क्यों नहीं हटकता थे उसे, लाला जी, दादी या हरिराम। लोगों की तरह तरह की सुनकर भी वह अपने दोनों हाथों की कमाई करना और खाना खिलाना चाहती थी। घर के सभी इस बात को जान गए थे, पर लोग कहाँ इन्हें चैन से खाने देना चाहते थे। किसी के दहेज की चद्दरें काढ़, किसी के गोटा किनारी टांक कर वह भविष्य के लिए घर में बैठे ही कुछ न कुछ करती रहती। तो लोगों को क्यों बेमतलब खलता था। हरिराम की बीमारी से ही जमीन आधे पर दे दी गई, जिससे वाहक मात्र खाने को दाने दे जाते। वे भी इतने लोगों में वर्ष भर मुश्किल से ही चल पाते। अब नमक, तेल, साबुन, कपड़ों के पैसे कहाँ से आते। उसके लिए यदि वह अपने हुनर का प्रयोग करती थी, तो लोगों को क्यों कष्ट पहुंचता था। ये जो सुरती भाभी की इज्जत को बेमतलब उड़ाते रहते हैं, सामाजिक नियमों के पालक बनकर, ये उस अन्याय को क्यों नहीं देख पाते जो समाज ने सुरती के साथ किया था। एक बूढ़े के पल्ले बांधने वाले माँ बाप क्या अंधे थे, या फिर ये मेरे गांव के लोग जो सुरती की एक एक गतिविधि पर नियंत्रण लगाना चाह रहे थे कि इसके काम करने से सामाजिक व्यवस्था में अनैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। वे क्या अंधे हैं, दिखता नहीं उन्हें कि एक अबला निर्बल के साथ कैसे पूरी जिंदगी काटेगी। अपनी अकेली जान होती तो सुरती पीहर के दरवाजे बुहार कर भी जीवन जीने लायक रोटी कमा लेती। परंतु यहाँ 3 बेटों का लोभ लुभावन की ये बड़े होकर सहारा बनेंगे। हवेली की शान इन सपूतों से बढ़ेगी।
कौन जाने कल क्या होगा। आज का जीना हराम कर रहे हैं ये लोग। जब सिर पर आन पड़ी निभानी तो पड़ती ही है। अब वह अपने जाए बेटों को पाले खिलाए तो उन बिन माँ बाप की बेटियों को न देखे जिनकी अब वह ही माँ थी। चाहे वे सधी उसे भाभी कहती पर थी तो वही सौतेली माना। फिर सास ससुर बूढ़े बढ़िया को न खाने को दे या फिर उस पागल ननद को न देखे, न दे खाने को, किसे न दे। वह जिसके भी मुंह में निवाला न गया वही बाजार में खड़ा होकर एक शब्द भी कह दे तो पूरा गांव साथ हो लेगा। उसी के फिर क्या उसकी गति होगी ये सुरती जानती थी। भाभी, आप लोगों का मुंह क्यों नहीं नोच लेती, क्या क्या बकते रहते हैं ये। एक दिन मैंने भाभी से कहा, कौन, यही गांव वाले, मेरा तो खून जलता है सुन सुनकर। किस किस का मुंह पकड़ूंगी, मारते की लाठी थोड़ी है जो पकड़ लूं। पर भाभी तुमने इनका क्या बिगाड़ा है, जब देखो अंट-संट बोलते रहते हैं। क्या कर सकती हूं मैं इसमें, मस्त रहो बोलने दो, कहकर वह हंसती थी। मैं भाभी से बहुत हिल मिल गई थी। उनकी इस दशा पर मेरा अंतर्मन बहुत परेशान हो उठता। मैं अंदर तक उद्वेलित हो जाती। इसी उद्वेलन में मैं उनसे बिन सोचे ही कह बैठी, पर भाभी तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखा, ये क्या किया उन्होंने ये तुम्हारे साथ। क्या जानू बेटा, बब किया है या रब किया। और वह उसी तरह दरी अड्डे पर बैठी तेजी से ठक ठक दरी ठोंकने लगी। आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रेमलता जसवाल द्वारा लिखित कहानी प्रेम पुष्प। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।